नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि परिसीमन आयोग की तरफ से बड़ी खबर आज देखने को मिल रही है। सियासी भेदभाव के अंत के मिशन पर आज पहुंचेगा परिसीमन आयोग का दल। 4 दिनों के दौरे में 147 प्रतिनिधि मंडलों से करेगा मुलाकात और जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर तय करने में निर्णायक साबित होगा ये दौरा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम ने मिलने की भरी हामी, पीडीपी ने किया इनकार। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से कल अटकलें लगाई जा रही थी कि जब परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेगा तो कौन कौन से नेता यहां पर इनसे मुलाकात कर सकते हैं, किस किस को न्योता मिल सकता है। लेकिन आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम की तरफ से पूरी तरह से हामी भरी गई है, लेकिन पीडीपी ने साफ इनकार यहां पर कर दिया है। सियासी भेदभाव के अंत के मिशन पर आज परिसीमन आयोग यहां पर पहुंचेगा, इसका दल यहां पर पहुंचेगा और 4 दिनों के दौरे में 147 प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेगा और जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर तय करने में निर्णायक ये दौरा साबित होने वाला है। क्योंकि अब देखना ये होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के सूरत हाल जो है वो बदलते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए परिसीमन आयोग से सामने आ रही है, जहां पर आज यहां पर दौरा शुरू होने वाला है। कुछ ही देर के बाद यहां कुछ दल जो है वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुकम्मल तरीके से 4 दिनों के दौरे में 147 प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेगा और जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर तय करने में निर्णायक साबित होगा। लेकिन अटकलें जिस तरह से लगाई जा रही थी कि आखिर अगर परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचता है तो कौन कौन से पार्टी के नेता यहां पर शामिल होंगे, इस टीम का गठन किस तरह से होगा और किस तरह से बातचीत होगी, ये देखने वाली बात थी। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम की तरफ से यहां हामी भरी गई है और पीडीपी की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है। कल आपने देखा कि किस तरह से तारिक आमिर जो कि पीएजीडी के स्पोक्स पर्सन बनकर सामने आए और उन्होंने बड़ा बयान यहां जारी कर दिया कि 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी करार देते हुए साफ तरीके से वो बोलते हुए नजर आए कि अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर कोई भी मंथन होता हुआ नजर नहीं आया, मुहर लगती हुई नजर नहीं आई। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि अब सीपीआईएम की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से हामी भरी गई है कि अगर परिसीमन आयोग यहां पर पहुंचता है तो जाहिर तरीके से किस तरह बैठकों का दौर शुरू होगा, यह देखने वाली बात है। क्योंकि सियासी भेदभाव के अंत के मिशन की शुरुआत अब यहां पर हो गई है। अब देखना यह होगा कि परिसीमन आयोग जैसे ही यहां पर पहुंचता है वो किस तरह से काम यहां पर करेगा। क्योंकि अटकलें यह लगाई जा रही है कि अगर परिसीमन आयोग पारदर्शिता तरीके से यहां काम करता है तो तस्वीर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आने वाले समय में बदल सकती है। जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर तय करने में निर्णायक यहां पर यह दौरा साबित होगा। हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, जिस तरह से कल भी बात हो रही थी और आज भी आप देखिए कि यहां पर आयोग का दल जो है वो पहुंचेगा, पहले तो पूरा ब्यौरा ये बताइए कि कब तक ये दल पहुंचेगा और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा। ये ब्रेकिंग खबर हम दे रहे हैं कि ये जो कमीशन के जो मेंबरान है वो श्रीनगर में प्रवेश किया है, श्रीनगर वो पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ से डायरेक्ट वो वेलसूरी होटल में जाएंगे, ग्रैंड पैलेस कहते हैं, और उसके बाद 3 बजे के बाद भी मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। और आज की मीटिंग में सबसे बड़ी अहम बात ये है कि सिर्फ पीडीपी को छोड़कर सभी जमातें अपने मेंबरान को डेलीगेशन की सूरत में भेजेंगे और वो इस कमीशन से मुलाकात होंगे। सिर्फ महबूबा मुफ्ती की जानिब से ही इस पर बाइकआउट किया गया है, यानी उनकी जो जमात है पीडीपी, उनकी जानिब से खत जो है डिलिमिटेशन कमीशन के जो चेयरमैन है उन्हें रवाना किया गया, जिसमें यही कहा गया है कि पीडीपी की एक पोजीशन है कि जो ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो आप डिलिमिटेशन हो रही है उससे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझ रहे हैं। और साथ ही साथ उनका मानना है कि जिस तरीके से 370 हटाई गई है वो एक रॉबरी थी, एक लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया। न सिर्फ इतना बल्कि उनका मानना है कि सरकार की जानिब से ज्यादतियों का सिलसिला भी जारी है और इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पीडीपी इस कमीशन का हिस्सा न बनेगी और साथ ही साथ मुलाकात भी नहीं करेगी। जो बड़ी खबर हम आपको पीडीपी के जरिए जिस तरह से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अगर यहाँ पर एक भी सियासतदान नहीं मिलता है तो कोई भी नहीं मिलेगा, यानी अब सहमति कहां पर गई है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने तो पहले भी यहाँ मीटिंगों का दौर शुरू किया गया था और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मीटिंगें हुई हैं। सीपीआईएम के नेता तारिक आमिर पूरी तरह से कल बातचीत करते हुए भी नजर आए, लेकिन अब यहाँ अगर हामी भरी गई है तो किन किन मुद्दों को लेकर अब चर्चा हो सकती है आयोग के साथ?
देखिए, पहले तो ये बात है कि कोई भी इस तरह का जो माहौल नहीं नजर आ रहा था कि अगर कोई भी पार्टी बाइकआउट करेगी तो सभी पार्टियां करेंगी, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे पहले इस कमीशन का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार किया था। लेकिन यही वो पार्टी है जिसने बाद में रिथिंक करके दोबारा कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई है, उससे डिस्कशन हुई है और उसके बाद ही उन्होंने आज मुलाकात होने का फैसला किया है। न सिर्फ इतना बल्कि एसोसिएट मेंबर बनने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि वो इसका एसोसिएट मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि उनके 3 MPs है, वो इसका एसोसिएट मेंबर नहीं बन सकते। ताहम उनका मानना है कि वो कमीशन से मिलेंगे। बाकायदा तौर पर उन्होंने टाइम भी लिया हुआ है, 5:10 अब्दुल रहीम रासिर की क़यादत में जो डेलीगेशन है, जिसमें मोहम्मद शफी उरी भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे, वो मुलाकात होंगे। लेकिन उनके अलावा भी बाकी सारी पार्टियां उनसे मिल रही हैं और लोग इस बात को बड़ी बारीकबीनी से देख रहे हैं। लेकिन जो परसेप्शन लोगों के अंदर पाया जा रहा है वो लग रहा है कि शायद जो है लोग PDP के पक्ष को ऑन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि डिलिमिटेशन से मिलने से जम्मू कश्मीर को कोई फायदा नहीं होगा। ये कश्मीर के लोगों की सोच है और जो वहां से नोशन मिल रहा है और उस पर वो PDP की आवाज पर या PDP के स्टैंड पर लेकिन लबैक करते नजर आ यहाँ रहे हैं। पर आप थोड़ा सा अगर समीकरण समझें तो आप देखिए कि विधानसभा की सीटें जो हैं वो 111 यहाँ पर हैं। 4 सीटें अगर लद्दाख की निकाल दी जाती हैं तो 107 बच जाती हैं। लेकिन अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जैसे ही परिसीमन आयोग अगर पारदर्शिता तरीके से काम करता है तो 7 सीटों का इजाफा होगा, यानी 114 सीटें निकलकर सामने आ जाएंगी। अब जम्मू और कश्मीर की अगर बात करें तो 87 सीटें हैं, 46 सीटें कश्मीर, 37 जम्मू। तो कहीं ना कहीं अगर इजाफा होता है तो फायदा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, जिसमें भाग लेना बहुत जरूरी है। देखिए, ये आप और मैं तय नहीं कर सकते हैं कि क्या जरूरी है या ना जरूरी है, लेकिन इतना जरूर है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो कानून और आइन के मुताबिक काम करता है। वहां पर जो सेट प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक काम होता है और उसकी जो गाइडलाइंस है सीटें बढ़ाने का घटाने का वो डिलिमिटेशन कमीशन आइन और कानून के पस मंजर में देखता है। उसको पार्टी की बुनियादों पर, इलाकाई बुनियादों पर नहीं देखा जाता है। तो इस तरह से आज जो कुछ पार्टियां जिसमें PDP नजर आ रही है, वो जो बाइकआउट कर रही है, वो इस चीज को बाइकआउट नहीं कर रही कि सीटें कम हो रही हैं, बढ़ रही है, इसको समझने की जरूरत है। बल्कि PDP ये कहती है कि वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ही नहीं मानते हैं, जिसके तहत बाइफर्केशन हुई है, जिसके जरिए लद्दाख को अलग किया गया है। उनका मानना है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी और गैर आईनी है और उस स्टैंड को मद्देनजर रखते हुए वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो इस तरह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। लेकिन दूसरी जमातें जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका मानना है कि डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने से कुछ नहीं होगा, उससे न कम होगा कुछ और न ज्यादा होगा, क्योंकि हर किसी पार्टी की अपनी इंडिविजुअल राय है और हर किसी को उसकी कदर कर लेनी चाहिए। अब ये लोगों पर है कि वो किस राय के साथ ज्यादा जाते हैं, वो लोगों पर ही मुनहसर है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये मौकफ है कि जो PAGD में उनका मौकफ है कि 370 की एब्रोगेशन इलीगली हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई है, वो तो हुई है। लेकिन 370 को लेकर जिस तरह से हर बार बात करने की कोशिश की जा रही है हिलाल, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है ये पूरा केस, बार बार बताने की भी कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश हो रही है। 1995 में परिसीमन किया गया था और अब आकर अगर एक बार फिर से नया दौर शुरू हो रहा है तो भाग लेने की जरूरत थी इसमें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं। आपको ये जब पार्लियामेंट के कानून जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो सारे देश के लिए इम्प्लीमेंट होते हैं और पार्लियामेंट के कानून के तहत ही पूरे इंडिया के अंदर 2026 तक फ्रीज था डिलिमिटेशन को। लेकिन अब ये भी एक नुक्ता है जो उमर अब्दुल्ला ने उठाया है कि जब पूरे मुल्क के अंदर डिलिमिटेशन जो है 2026 में हो जाएगी तो फिर आपने सेपरेटली जम्मू कश्मीर को क्यों निकाला और जहां पर उससे पहले ही आपने डिलिमिटेशन की है। ये उनका एक वैलिड पॉइंट था जिसकी वजह से वहां कोई जवाब मुत्तफिक नहीं आया है, क्योंकि हर किसी पार्टी का अपना अपना व्यू है। और दूसरी बात यह है कि जो है इस कमीशन से मिलने में हामी बदली है और बाज़ाब्ता तौर पर सीनियर मेंबरान पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन आज उनसे मिल रहा है। और मैंने पहले ही कहा आपको कि इसमें कानून और आईन देखा जाता है। ये तो बात हो गई हिलाल यहाँ पर CPIM, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की, लेकिन और भी जमातें, BJP है, कांग्रेस है, उसके साथ ही साथ और भी कश्मीर के अंदर कई रीजनल पार्टियां हैं, जम्मू के अंदर कई रीजनल पार्टियां हैं। किन किन लोगों को न्योता मिला है, कुछ हवाले से जानकारी? देखिए, इसमें अगर आपको याद होगा कि कमीशन की जनत से या सरकार की जनत से यही कहा गया था कि जिस भी किसी पार्टी को DDC में एक से ज्यादा मेंबरान होंगे तो वो एलिजिबल होंगे, उन्हें मिलने की दावत दी जा सकती है और वो मिल सकते हैं कमीशन से। तो उसमें लगभग 63 पार्टियां यहाँ पर वो सारी पार्टियां आती हैं। जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल रही है, कांग्रेस भी मिल रही है,
अपनी पार्टी मिल रही है, सज्जादगिरी लोन की जो जमात है वो भी मिल रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगानी की जमात वो मिल रही है, कौमी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो भी मिल रही है, और उसके अलावा भी कोई छोटी बड़ी पार्टी होगी जो उनसे मुलाकी हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सिर्फ पीडीपी नहीं मिल रही है, जिसकी 30 से ज्यादा सीटें यानी जिस तरह से सर्वदलीय बैठक के अंदर भी बात चल रही थी कि महबूबा मुफ्ती मिलेंगी कि नहीं, तो पहले किनारा कर दिया गया। सबसे पहले न्योता उन्हीं को मिला था, लेकिन किनारा किया गया, और अंत में जब जाने की बात आई तो सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ही वहां पर जाती हुई देखी गई थी। कुछ ऐसा तो नहीं आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, महबूबा मुफ्ती ने कभी भी ऑन रोल ये नहीं कहा कि वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाएंगी। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि पीएजीडी के अंदर उन्होंने ये फैसला लिया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पीएजीडी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करेगी, और बाद में महबूबा मुफ्ती का ही ये मानना था कि और जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसमें इंटरवीन किया और वहां पर यही कहा गया कि ये पार्टी बुनियादों पर इन्विटेशन आया है, तो इस वजह से हम वहां पर पीएजीडी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर पार्टी लेवल पर हर किसी को मिलना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी बातचीत हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हालात अब परिसीमन आयोग को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से पार्टियों की तरफ से जाने के लिए बात भी कही गई है, लेकिन पीडीपी पार्टी पूरी तरह से किनारा करती हुई नजर आई है। अब देखना यह होगा कि आखिर और कौन कौन सी पार्टियां यहाँ पर पहुंच सकती हैं और किस तरह से आगे का हम यहाँ पर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने साल 1995 में जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं की हुई हदबंदी को सरासर नियमों का उल्लंघन करार दिया, और भाजपा का यह भी कहना है कि अब जबकि एक बार फिर से हदबंदी की यहां प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो लिहाजा ये उम्मीद जगी है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन देसाई की भी यहां, ये रंजन नहीं रंजना देसाई हैं, और उनकी अध्यक्षता में आज से शुरू होने वाला परिसीमन आयोग का दल संवैधानिक तरीके से हदबंदी का मसौदा तैयार कर 1995 में हुए भेदभाव को दूर करने में अपना सहयोग देगा। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने हदबंदी की नई प्रक्रिया की मुखालफत करते हुए कश्मीर में सियासी दलों की खूब यहां पर मुखालफत की है, खूब उन्हें खरी खोपटी सुनाई है। तो रैना का कहना है कि दल नए नए षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मोदी सरकार के राज में उनकी एक भी यहां नहीं चल पाएगी। 96 में जो जम्मू कश्मीर असेंबली सीट्स की हदबंदी की गई वो बहुत भेदभावपूर्ण थी, नियमों का उल्लंघन किया गया और गलत तरीके से उस वक्त विधानसभाओं का गठन किया गया। और जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, उसके बाद जो नया एक्ट आया उसमें परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स का भी स्थान रखा गया। और आज हमें खुशी है कि डिलिमिटेशन कमीशन ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा जी की देखरेख में पूरे जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। अलग अलग जिलों का दौरा करेगा, सभी राजनीतिक दलों से डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्यों ने मुलाकात करनी है और फिर नियम अनुसार जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से संवैधानिक तरीके से यहाँ अगर वो होगा डिलिमिटेशन होगा तो उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को होगा, सब सेक्शंस को होगा, सब समाज के लोगों को होगा, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जो भेदभावपूर्ण नीति दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डिलिमिटेशन 1995 में किया गया था, वो सारे भेदभाव समाप्त करके मुझे पूरा उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर तर्क संगत, न्याय संगत और कानून संगत डिलिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा करेगा। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो आगे के निर्णय भी होंगे। कश्मीर के लीडर डिलिमिटेशन कमीशन के काम से सहमत नहीं है, अर्थात उनको पता है कि 1995 में उन्होंने फ्रॉड किया। इसका तो मतलब साफ है ना, वो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए, वो नहीं चाहते कि कानून के हिसाब से यहाँ डिलिमिटेशन हो, इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नए नए षड्यंत्र और प्रपंच रच रहे हैं। होगी तो ईमानदारी, ये मोदी सरकार है।
चलिए अब आपको जिला रियासी लिए चलते हैं और वहां से भी आपको दिखा देते हैं कि कोरोना के हवाले से किस तरह से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार आप देखिए कि कोरोना का कहर किस तरह से रियासी जिले के अंदर भरपाता जा रहा है। जिला रियासी में कम होने का नाम नहीं ले रहा है कोरोना का कहर और जिले में 2 दिनों में संक्रमितों के सामने आ चुके हैं करीब 150 मामले और रविवार को 75 और सोमवार को 72 लोग यहां पर संक्रमित पाए गए थे और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की पूरी तरह से यहां पर अब जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए रियासी से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैष्णो देवी में भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का पूरी तरह से एक आप देखिए दारोमदार शुरू हो चुका है। लेकिन उसके साथ ही जिला रियासी की अगर बात की जाए तो ज्यादातर पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और जिला रियासी में अब कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है और जिले में 2 दिनों में संक्रमितों के ज्यादातर मामले सामने आ चुके हैं, यानी 150 मामले सामने आ चुके हैं और रविवार को 75 मामले यहां पर सामने आए थे और उसके बाद अगर आज की बात की जाए यानी सोमवार की बात की जाए तो 72 मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। 72 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच चुका है और प्रशासन की अब पूरी तरह से जिम्मेदारी यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से कोरोना लगातार अब यहां कम होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एक बार आप देखिए चिंताजनक स्थिति जो है वो जिला रियासी से निकलकर सामने आ गई है। देखिए ऐसा बट नेचुरल है, वहां पर वैष्णो देवी है, वहां पर हर साल करीब 1 करोड़ माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु आते हैं और यात्रा इस वक्त भी चल रही है। और इसमें यह क्या हुआ कि 26 जून तक जिला रियासी में उसके बाद मामले बिल्कुल नामात्र हो गए थे, लेकिन अचानक ही रविवार के दिन 75 नए मामले आते हैं, उसके बाद सोमवार के दिन 72 नए मामले आते हैं और आज अभी तक 4 ट्रेन आई हैं जिसमें से 6 पॉजिटिव मामले आए हैं। अभी 4 और ट्रेन आनी है, शाम तक ना जाने कितने मामले आएंगे, ये चिंता का विषय है। इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन हम उन लोगों को जरूर जिम्मेदार ठहराएंगे जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो RT-PCR टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जो रैपिड टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और बिना टेस्ट करवा करके या फिर फेक सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जब उनकी सैंपलिंग हो रही है यहाँ पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। क्या लगता है विनोद जी कि जिस तरह से यहाँ पर फेक रिपोर्ट्स लेकर पहुंच रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं धांधली जो है वो देखी जा रही है स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी कि आखिर ये फेक रिपोर्ट्स कहां से आ रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि वैष्णो देवी के अंदर आप देखिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का तांता अब लगना शुरू हो चुका है। हुजूम की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर एक भी शख्स वहां पर पॉजिटिव पाया जाता है तो चिंता और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि चेन बनने में देरी नहीं लगेगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अभी तक तो 153 केसेस ऐसे मामले आ चुके हैं जो पॉजिटिव हैं और एक संक्रमित व्यक्ति बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकता है। और जब आपने फेक RT-PCR की रिपोर्ट या रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट की बात की, तो जो श्रद्धा भाव के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर वो भी फेक रिपोर्ट लेकर के आते हैं तो मुझे नहीं लगता कैसी आस्था उनके मन में है, कितनी श्रद्धा माता देवी के लेकर के उनके है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही भक्तों को, श्रद्धालुओं को अपना आंकलन करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि माँ वैष्णो देवी के चरणों में हम शीश झुकाने जा रहे हैं और गलत रिपोर्ट लेकर के जा रहे हैं। मुझे लगता है कि लखनपुर में भी सख्ती होनी चाहिए और रेलवे स्टेशन पर भी सख्ती होनी चाहिए। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जो लोग यहां पर फेक रिपोर्ट्स लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहां फेक रिपोर्ट लेकर पहुंच रहे हैं तो जाहिर तरीके से अब सवाल उन लोगों पर बन रहा है कि आखिर रिपोर्ट्स कैसे मिल रही हैं, स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम कैसे चल रहा है, टेस्टिंग प्रक्रिया में किस तरह से काम हो रहा है। ये सवालिया निशान बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। जिला सांबा लिए चलेंगे आपको। जिला सांबा से भी आज एक और बड़ी खबर आप देखिए किस तरह से निकलकर सामने आई है, क्योंकि कोरोना के लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब सांबा में 24 घंटे में कोविड सैंपलिंग का रिकॉर्ड टूट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक ही दिन में 2800 लोगों की सैंपलिंग की है और 2800 में से मात्र 2 लोग यहां कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने यहां डोर टू डोर सैंपलिंग का दायरा शुरू कर दिया है, जिसे बढ़ा दिया गया है। अब लोगों के घर घर जाकर ये पूरी तरह से सैंपलिंग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से आपने देखा कि रियासी जिले के अंदर किस तरह लोग यहां फेक रिपोर्ट्स लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन
जिला अगर सांबा की बात करें तो 24 घंटे में कोविड सैंपलिंग का यहां रिकॉर्ड टूट गया है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी एक दिन में यहां 2800 लोगों की सैंपलिंग की है, जिसमें कोविड पॉजिटिव लोग मात्र सिर्फ 2 पाए गए हैं। एक तरफ राहत वाली बात भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि स्वास्थ्य विभाग ने एक मिशन की शुरुआत की है, जहां पर लोगों के घर घर पहुंचने की कोशिश की जा रही है और लोगों के घर घर पहुंचकर सैंपलिंग करने की कोशिश की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस घर में कितने लोग मौजूद हैं और क्या वो स्वस्थ हैं या नहीं, या फिर कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। तो इस तरह से हर जिले के अंदर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिला रियासी के अंदर भी आपने देखा कि एक ही दिन में किस तरह से मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, पहले तो सबसे पहले आपसे यहां अपडेट जानना चाहेंगे, क्योंकि 2800 लोगों की सैंपलिंग होती है, 2 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। कुछ ज्यादा यहां पर चिंताजनक स्थिति तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? आपको याद होगा कि हमने आपको लगातार अपडेट किया था कि मामले कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, लेकिन एकदम से अब काफी ज्यादा गिरावट जो वो दर्ज की जा रही है जिला सांबा में और मात्र 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। लेकिन सैंपलिंग का आप देखिए आंकड़ा सबसे ज्यादा इस बार देखने को मिला है। कोविड की दूसरी लहर में भी इतने सैंपलिंग का डाटा जो वो नहीं आया था सामने, लेकिन आपको बता दें कि डोर टू डोर सैंपलिंग की जा रही है, चाहे आरटीपीसीआर सैंपलिंग हो या फिर रैपिड सैंपलिंग हो। दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां हर एक इलाके में प्रशासन पहुंच रहा है और प्रशासन का एक ही इसमें जो वो उन्होंने डिसीजन लिया है कि हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग की जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन लोग पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है, क्योंकि रिस्क कवर करना है। 100% सैंपलिंग का प्रोसेस जो कंप्लीट करना है। जब ईंट भट्टों पर काम करने वाले लोग यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे, 21 श्रमिक पॉजिटिव आए थे, उसके बाद यहाँ पर हरकत में आया है प्रशासन। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा कि जब 21 पॉजिटिव मामले एक ईंट भट्टे सामने आते हैं, उसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया, एक बड़ी मीटिंग बड़े स्तर पर बुलाई गई और खासतौर पर उसमें जितने भी आला अधिकारी हैं जिला प्रशासन सांबा के, वो उस मीटिंग में शिरकत करते हुए नजर आए और लगभग 5 से 6 नोडल ऑफिसर जो वो तैनात किए गए, जो ये इंश्योर करेंगे कि कहां पर सैंपलिंग की जाएगी। जो हॉटस्पॉट होते हैं आपके, जितने भी पब्लिक एरियाज है, पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर सैंपलिंग को बड़े स्तर पर चलाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि वाइन शॉप के बाहर भी अगर हम देखें तो काफी बड़ी तादाद में सैंपलिंग की गई थी। लेकिन अब ये जो सैंपलिंग की जा रही है, मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से इसी स्पीड से 1 हफ्ता तक सैंपलिंग चलती रहेगी तो सांबा जिला में पूरी तरह से स्थिति जो वो स्पष्ट हो जाएगी कि कितने लोग अब आने वाले दिनों में पॉजिटिव आ सकते हैं या नेगेटिव जो वो रहेंगे। तो उसी को लेकर ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। मुझे लगता है कि लोग जो है वो प्रशासन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए कि ये सिर्फ शहरी इलाके के अंदर ही सैंपलिंग शुरू की गई है या फिर दूरदराज के इलाकों के अंदर भी, कंडी इलाकों के अंदर भी जाने की कोशिश की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखिए, शहरी इलाकों में तो पहले दिन से सैंपलिंग की जा रही है, जितने भी इलाके हैं वहां पर की जा रही है, लेकिन दूर दराज इलाके जिन लोगों को उन इलाकों में भी लगातार की जा रही है और मुझे लगता है कि ये जो टेस्टिंग की जा रही है, ये आने वाले दिनों में एक अच्छा परिणाम इसका निकल सकता है। और एक आप ये कह सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं एक चीज को पूरी तरह से दुरुस्त करना होगा प्रशासन को कि अगर आप ये सैंपलिंग प्रोसेस चला रहे हैं तो इसको लगातार आगे कुछ और दिनों तक चलाया जाए, ताकि हर एक इलाके में पहुंचकर ये पता लगाया जाए कि कौन लोग नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। लेकिन हर कोई इस प्रशासन के फैसले की सराहना कर रहे हैं। जिस तरह से आरटीपीसीआर सैंपलिंग का डाटा मैं 24 घंटे का आपको बताऊं तो 385 सैंपल्स लिए गए हैं और 2400 से ज्यादा सैंपल जो वो रैपिड के लिए गए हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है, मात्र 2 केसेस सामने आते हैं। इसी तरह से प्रोसेस को चलाने की जरूरत है। ये बताइए, जिस तरह से जिला सांबा के साथ साथ आप देखिए, अगर रियासी जिले की बात करें तो वहां पर भी 150 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन वहां पर सवाल ये खड़ा हो गया है कि जो बाहर से लोग पहुंच रहे हैं वो फेक रिपोर्ट्स लेकर पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है उसमें पारदर्शिता कितनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ये समझाइए। क्या वहां पर मुकम्मल तरीके से सही काम होता हुआ नजर आ रहा है या फिर फेक रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं? देखिए, 21 मामले जब आए थे तो हमने आपको बताया था कि वो लोग लखनपुर से कैसे क्रॉस होकर आए, और अगर इसी तरह से लखनपुर में अभी भी ये हो सकता है, लखनपुर में किस तरह से ये प्रक्रिया चलाई जा रही है इसको लेकर भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। प्रशासन दावे करता है कि हम लखनपुर में हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग कर रहे हैं जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, और अगर ऐसा है
तो फिर इस तरह से फेक रिपोर्ट क्यों आई जो सामने आ रही है। और वो लोग जो लगातार कहते हैं कि हमने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया, हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट है, हमने रैपिड टेस्ट करवाया, हमारे पास 48 घंटे की रिपोर्ट है, मुझे लगता है कि उन रिपोर्ट्स को सही से चेक नहीं किया जा रहा लखनपुर में, और यही वजह है कि संक्रमण आगे लगातार कि जो बताया गया है कि 24 घंटे तक आपकी रिपोर्ट काम कर सकती है, एक हफ्ते तक आपकी रिपोर्ट जो है वो चल सकती है, उसको लेकर ये पूरी मिलीभगत देखने को मिल रही है। ऑन द स्पॉट अगर टेस्टिंग होती है तो जाहिर तरीके से फायदा होगा। अगर कोई भी डेस्टिनेशन प्लेस पर कोई पहुंच रहा है तो वहां पर उसकी उसी वक्त यहां टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकर साथ में आते हैं और जो भी अलग अलग गाइडलाइन जारी की जाती है उसमें मेंशन किया होता है कि आपकी जो रैपिड की रिपोर्ट है ये 48 घंटे तक वैलिड रहेगी। लेकिन उस 48 घंटे की रिपोर्ट को आप एक हफ्ता तक यूज करते हैं, और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी वहां पर होते हैं चेक करने के लिए, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं, वो भी मुझे लगता है कि सिर्फ नजर मार देते हैं कि हाँ इनके हाथ में रिपोर्ट है, इन्होंने टेस्ट करवाया हुआ है, लेकिन वो रिपोर्ट पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सपायर हो चुकी होती है। 48 घंटे का ही समय होता है, लेकिन उस रिपोर्ट को एक महीना तक आगे लेकर जाते हैं। अगर चूक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाती है टेस्टिंग प्रक्रिया के दौरान, तो जाहिर तरीके से एक चेन बनने में दूरी नहीं होगी, समय नहीं लगेगा, एक बहुत बड़ी चेन यहां पर बन सकती है। क्योंकि आप देखिए जिला सांबा के अंदर जब श्रमिक यहां पॉजिटिव आते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने आ गई थी कि कैसे अब खंगाला जाए तार को कि कहां कहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन ने जब इस तरह से मुस्तैदी भी दिखाई, हम ये कहेंगे कि पहले गलती प्रशासन की सामने आती है कि अगर इतने लोग पॉजिटिव आए तो इसके ऊपर, लेकिन एक मामला जब एक संक्रमित व्यक्ति होता है तो वो आगे लगातार एक बड़ी चेन बना देता है और इस चेन को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। आपने खुद ही देखा कि हम किस तरह के माहौल से निकल कर आए हैं, काफी मुशक्कतें करनी पड़ी हैं हमें इस पूरे हालात में आते हुए। तो इसी को लेकर हम आपको अपडेट करें कि प्रशासन को पूरी तरह से अब सख्ती दिखाने की जरूरत है। अगर ये पूरी तरह से सख्ती दिखानी पड़ेगी तभी कोरोना से पार पाया जा सकता है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से अब सैंपलिंग की प्रक्रिया जिला सांबा के अंदर चलती हुई नजर आ रही है। डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो फेक रिपोर्ट्स लेकर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं बाहर से, उन पर कार्रवाई हो, और दूसरी तरफ अगर कोई बाहर से यहां पर पहुंच रहा है, जिस डेस्टिनेशन पर उसको पहुंचना है वहां पर सैंपलिंग होनी चाहिए। यहां पर टेस्टिंग प्रक्रिया जो है वो मुकम्मल तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जानी चाहिए, क्योंकि एक हफ्ता पहले की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, 24 घंटे पहले की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ऑन द स्पॉट टेस्टिंग प्रक्रिया में भाग लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर ज्यादातर मामले बढ़ते हुए देखे गए तो चिंता का यह विषय जो है वो जरूर बनता हुआ नजर आएगा। तो स्वास्थ्य विभाग पर इस पर पूरी तरह से आप देखिए सवालिया निशान तो बनता हुआ नजर ही आ रहा है कि अगर बाहर से फेक रिपोर्ट यहां पर आ रही हैं तो जाहिर तरीके से चिंताजनक स्थिति जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बन सकती है। लेकिन अगर ऑन द स्पॉट टेस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो जाहिर तरीके से इस पर रोक भी लग सकती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।